कहानी है मेक्सिको की एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द लेडी जिसने सिंगल हैंडेडली अपनी बेटी के किडनैपर्स को पकड़ने की ठानी। 3 साल तक एक एक करके उन सारे कार्टेल मेंबर्स को खोज कर पकड़ा जो उनकी बेटी के किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे, जिसकी चलते वो डेंजरस कार्टेल्स के निशाने पे आ गई। बट दैट वाज़न्ट समथिंग व्हिच वाज गोइंग टू स्टॉप हर। Her story may sound like some scripted superwoman's film, but trust me, if I have to describe this lady in one word, it would be a superwoman. मेक्सिको में ड्रग कार्टल्स के बारे में तो सबने सुना होगा। ये कार्टल्स वहाँ एज अ सेकंड गवर्नमेंट काम करते हैं। दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड एवरी इंस्टीट्यूशन लाइक पुलिस डिपार्टमेंट, बिजनेस, उनकी अपनी खुद की आर्मी है और कुछ डेंजरस सिटीज में तो खुलेआम गोलियां चलना, किडनैपिंग इन अ ब्रॉड डे लाइट, गैंग वायलेंस, मास ग्रेव्स एटसेट्रा बहुत ही आम बात है। ऑफ कोर्स सम सिटीज आर कंपैरेटिवली सेफर देन द अदर्स, बट ड्रग कार्टल्स आर अ ह्यूज प्रॉब्लम इन मेक्सिको। ये बात 2014 की है, जब मेक्सिको के एक सिटी सैन फर्नांडो की हालत बुरी होती चली जा रही थी। जिन लोकल्स को अपनी जान प्यारी थी वो अपने फैमिलीज को लेकर दूसरी जगह माइग्रेट करने लग गए थे। गोलीबारी के चलते शॉप्स वगैरह बंद होने लगे थे। मास शूटआउट्स डेली न्यूज का हिस्सा बन चुकी थी और उसी शहर में रहती थी मरीन रॉड्रिगेज। उनका बेटा लुइस इतने खतरे को देखते हुए दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, लेकिन मरियम की बेटी कैरन वहीं रुकी थी ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपनी मॉम की छोटी सी शॉप चलाने में उनकी हेल्प कर सके। 23 जनवरी को जब कैरन बाहर थी तो उसके अगल बगल 2 ट्रक्स आकर खड़ी हुई। उसमें से कुछ लोग गन लेकर बाहर निकले और कैरन की पिकअप में घुसकर उसको जबरदस्ती उसकी फैमिली होम लेके गए। उस समय वहाँ कोई नहीं था। मरियम रॉड्रिगेज टेक्सास में एज नैनी काम करती थी, इसलिए वो वहाँ गई हुई थी। जब वो लोग वहाँ कैरन को बांध रहे थे तो उसी समय उनकी अंकल का मैकेनिक फैमिली ट्रक पे काम करने के लिए आ गया और उसने जब घर का दरवाजा खटखटाया तो किडनैपर्स उसको भी किडनैप करके दोनों को लेकर वहाँ से भाग गए। कैरन के गायब होने के बाद रैंसम की कॉल्स आने लगी। मिसेस रॉड्रिगेज को कैरन की जान लेने की धमकी दी जाती। कैरन को छुड़वाने के लिए फैमिली को लोन लेना पड़ा। मेक्सिको में किडनैपिंग और रैंसम कॉल्स इतने कॉमन होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट रैंसम लोन्स भी प्रोवाइड करती है ताकि लोग अपनी फैमिली को कार्टल से छुड़वा पाए। कार्टल्स भी अपनी गैंग एक्टिविटीज फंड करने के लिए किडनैपिंग, रैंसम, ट्रैफिकिंग जैसे इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। कई बार तो वो विक्टिम्स को छोड़ देते हैं, बट रेस्ट ऑफ द टाइम्स उन विक्टिम्स की डेथ हर रोज बिछ रही किसी मास ग्रेव का हिस्सा बन जाती है। बैंक से लोन लेने के बाद कैरन के फादर ने वही किया जो किडनैपर ने एक लेटर में लिख के भेजा था। उन्होंने एक हेल्थ क्लिनिक में कैश से भरा हुआ बैग रखा और फिर वहां जाकर इंतजार करते रहे जहां उन्हें कैरन को रिसीव करने के लिए बोला गया। एंड नथिंग हैपेंड। फोन कॉल्स आती, धमकी दी जाती, बट कैरन का अब भी कोई अता पता नहीं था। परेशान होकर मिसेस रॉड्रिगेज ने इस बार उस कार्टेल से मिलने के लिए कहा और वो लोग एक लोकल रेस्टोरेंट में मिलने के लिए मान गए। उस कार्टेल मेंबर से मिलते ही मिसेस रॉड्रिगेज ने रिक्वेस्ट करी कि वो कैरन को छोड़ दे। उस आदमी ने कहा कि हमारे पास तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे $2000 दो तो मैं कैरन को खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और उन्होंने उसे $2000 दे दिए। एक हफ्ते बाद उस आदमी ने उनका कॉल उठाना बंद कर दिया। कुछ और लोगों ने उन्हें किडनैपर्स बनके फेक कॉल्स भी किए। कार्टर ने कहा कि उन्हें कैरन को खोजने के लिए कुछ और पैसे चाहिए, $500। और ऐसे ही हर बार पैसे भेजती मिसेस रॉड्रिगेज की आशा धीरे धीरे खत्म होती गई। वो अपने हस्बैंड से सेपरेट होने के बाद अपनी दूसरी बेटी जालिया के साथ रहने लगी थी और एक दिन उन्होंने उससे कहा कि आई नो कि कैरन अब वापस नहीं आएगी, शी इज नो मोर अलाइव। और जिसने भी कैरन के साथ ये किया है, मैं एक एक करके उन सबको पकड़ूंगी जो कैरन की किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे। एंड आई विल नॉट रेस्ट अंटिल द डे आई डाई। And Karen's mom was totally different person after that. उनके पास सिर्फ एक क्लू था, उस आदमी का नाम जिससे वो उस रेस्टोरेंट में मिली थी जो वो उसके साथ बैठी थी। मिसेस रॉड्रिगेज उसके साथ जब बैठी थी तो उसके पास एक वॉकी टॉकी था जो लगातार बज रहा था। And she heard someone call his name, Sama. Online presence is a part of our life and that was the go-to for Mrs. Rodriguez as well. जो मैकेनिक कैरन के साथ किडनैप किया गया था उसने किडनैपर से कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। उसके बाद से ही मरियम रॉड्रिगेज उससे सारी इंफॉर्मेशन निकालने लगी कि वो कितने लोग थे, उन्होंने क्या बातें की एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही केम अक्रॉस। तो उन्हें ऑलरेडी पता था कि सामा की बेटी के किडनैपिंग में इन्वॉल्व था। उन्होंने कई दिनों तक सोशल मीडिया साइट्स को खंगाला, कई प्रोफाइल्स चेक करी और एक दिन सामा उन्हें फेसबुक में मिल गया। किसी ने उसकी फोटो टैग की हुई थी एंड शी रिकॉग्नाइज्ड हिम, सेम मैन। उस फोटो में सामा के पीछे एक लड़की थी जो एक आइसक्रीम शॉप के यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उस शॉप का पता लगाने पर पता चला कि वो उनके घर से 2 घंटे की दूरी पे थी। ये पता चलते ही शी वॉज रेडी टू पुट हर फीट ऑन द ग्राउंड।
उन्होंने पता किया कि उस औरत की शिफ्ट कब से कब तक है और उस आइसक्रीम स्टोर पर कई हफ्ते नजर रखने के बाद एक दिन उन्हें सामा मिल गया। उसके बाद उन्होंने इस कपल को उनके घर तक फॉलो करके उसका एड्रेस नोट कर लिया। बट उन्हें पता था कि पुलिस की मदद लेने के लिए उन्हें और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। उन्हें इसके लिए और रिस्क लेना था और इन सब के बीच अगर सामा उन्हें पहचान ली तो उनका पूरा प्लान फेल हो सकता था। तो उन्होंने अपने बाल कटवाकर रेड डाई कर दिया और अपना पुराना हेल्थ मिनिस्ट्री का गवर्नमेंट यूनिफॉर्म पहनकर एक नकली ऑफिशियल आईडी देकर वो सामा के पड़ोस में जाकर फेक पोल करने लगी और उन्होंने इस तरह से पहले किडनैपर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इकट्ठी कर ली। नाउ इट वाज टाइम टू अलर्ट द अथॉरिटीज, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। करप्शन और डर की वजह से लोग इस केस में हाथ नहीं डालना चाहते थे। Because many of the times when you arrest or kill any member of any cartel, you don't get to live, and there is lot of revenge killing too. जैसे अगर मिलिट्री ने किसी कार्टेल मेंबर को मार दिया या किसी ड्रग लॉर्ड की किसी करीबी को मार दिया, तो रिवेंज लेने के लिए माफियाज में मिलिट्री वालों को किडनैप कर लेते हैं या उन्हें मार देते हैं। तो लगभग हर ऑफिस से नाम सुनने के बाद मिसेस रॉड्रिगेज को फाइनली एक पुलिस ऑफिसर मिला जो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार था। मिसेस रॉड्रिगेज ने अपनी फाइल्स निकाली और उस ऑफिसर को सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई जो उन्होंने इतने दिनों में इकट्ठी की थी। एंड दैट ऑफिसर वाज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि जितनी डिटेल्स उन्होंने अकेले ही काम करके इकट्ठी कर ली थी वो काफी नेक्स्ट लेवल थी। शी हैड द स्किल विद जीरो फियर एंड ही फेल्ट रियली प्रिविलेज्ड टू हेल्प हर। लेकिन जब तक सामा को अरेस्ट करने का वारंट निकाला गया वो उस टाउन से चला गया था एंड नो वन न्यू वेयर। एक दिन जब मिसेस रॉड्रिगेज का बेटा लुइस जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था वो अपनी शॉप बंद करने लगा तो उसने देखा कि एक कस्टमर अभी भी स्टोर में था, सामा। उसने तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल किया और सामा को तब तक फॉलो किया जब तक पुलिस ने उसे आकर पकड़ नहीं लिया। इंटेरोगेशन में सामा ने अपने कुछ और दोस्तों के नाम बताए और लोकेशंस बताए, जिनमें एक था क्रिश्चियन जोस जो अभी लगभग 18 साल का ही था। वो पकड़े जाने के बाद काफी डरा डरा सा था और बार बार अपनी मॉम को बुलाने के लिए कह रहा था। मिसेस रॉड्रिगेज उस इंटेरोगेशन रूम के बाहर सब कुछ देख रही थी। क्रिश्चियन ने पुलिस से कहा कि उसे भूख लगी है। ये सुनने के बाद मिसेस रॉड्रिगेज ने रूम में जाकर उसे अपना लंच खाने के लिए दे दिया और उसके लिए कोक भी खरीद कर लेके आई। जब एक पुलिस ऑफिसर ने बाद में उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, then she said that he is a child and I'm a mother. When I heard him just now, it was like my own child. विलियम की इस काइंडनेस का क्रिश्चियन पर बहुत असर पड़ा और इसलिए वो पुलिस को उस मर्डर साइट में ले जाने के लिए तैयार हो गया जहां उनकी बेटी कैरन पॉसिबली हो सकती थी। क्रिश्चियन उन लोगों को एक सुनसान फील्ड में लेकर जाता है जहाँ एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी जिसकी दीवारें कुछ महीने पहले की हुई गोलाबारी से छलनी थी। ब्रिक्स, डेब्रिस, बोन्स, बॉडी पार्ट्स वहाँ फैले हुए थे। मिसेस रॉड्रिगेज ने आसपास नजर डाली तो उन्हें एक स्कार्फ दिखा जो उनकी बेटी का था। उसी के बगल में कैरन की ट्रक की सीट का कुशन पड़ा हुआ था एंड दिस वाज एनफ फॉर हर टू नो कि कैरन को यहीं ले आया गया था। तो वो फॉरेंसिक एजेंट्स पर चिल्ला पड़ी जब उन्होंने बताया कि उन सारी बॉडीज में कैरन नहीं थी। And she was right, क्योंकि उसके अगले ही साल फॉरेंसिक साइंटिस्ट को उसी जगह कैरन का फीवर मिला। जब वो इस सुनसान फील्ड से वापस आ रही थी तो उन्हें पास के एक रेस्टोरेंट में एक लेडी एल्विया को अकेले बैठे हुए देखा जो उनके घर के पास में ही रहती थी। वह एल्विया को बचपन से जानती थी। She was a little child when she was abandoned by a prostitute at local brothel. इसलिए मिसेस रॉड्रिगेज उसे कैरन के पुराने कपड़े पहनने के लिए दे दिया करती थी और कभी कुछ हेल्प चाहिए होती थी तो कर देती थी। तो मिसेस रॉड्रिगेज ने सोचा कि एक बार इससे मिल लो, लेकिन जब बात करते समय उन्होंने एल्विया से पूछा कि क्या उसने कैरन के बारे में सुना। टू हर सरप्राइज एल्विया को कैरन की किडनैपिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बट ऐसा कैसे हो सकता है? इस पॉइंट पे इस बारे में पूरे नेबरहुड में सब जानते थे कि कैरन को किडनैप किया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है एल्विया भी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो और मे बी ये यहाँ हम लोगों पे नजर रखने के लिए बैठी हो। एंड हर गट फीलिंग वाज राइट। वो घर जाकर अपने रिसर्च में लग गई और उन्हें पता चला कि एल्विया कैरन के एक किडनैपर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व थी। वो किडनैपर अभी किसी दूसरे क्राइम की वजह से जेल में था। तो मिसेस रॉड्रिगेज ने कई हफ्तों तक जेल के बाहर इंतजार किया और एक दिन जब एल्विया उससे मिलने के लिए वहां आई तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने आकर एल्विया को अरेस्ट कर लिया। बाद में पता चला कि कैरन की किडनैपिंग के बाद कुछ रैंसम कॉल्स एल्विया के घर से ही करी गई थी। मिसेस रॉड्रिगेज ने महीनों तक और क्लूज इकट्ठा करना कंटिन्यू रखा जो हर एक दिन बीतने के साथ और मुश्किल होता जा रहा था। कुछ क्रिमिनल्स मर गए थे, कुछ दूसरे क्राइम्स की वजह से जेल में थे और कुछ कार्टल्स छोड़कर दूसरे ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हो गए थे, जैसे एनरिक रूबियो जो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करने लगा था। मिसेस रॉड्रिगेज रूबियो के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसकी होम टाउन जाकर उसकी ग्रैंड मदर से मिलती है और उसकी ग्रैंड मदर उनसे बताती है कि रूबियो हमेशा से मुश्किलें खड़ी करता रहा है, लेकिन अब वो चेंज हो रहा है, वो चर्च जाने लगा है। और ये जानने के बाद मिसेस रॉड्रिगेज ने भी उसी चर्च जाना शुरू कर दिया एंड शी फाउंड हिम देयर।
जब पुलिस रूबियो को अरेस्ट करने आई तो वहाँ के वर्शिपर्स को बिलीव ही नहीं हो रहा था। एक ने मिसेस रॉड्रिगेज से रूबियो पर दया करके माफ करने की रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा कि वो दया तब कहा थी जब उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया था। Compassion was the last thing she would show to her daughter's killers. इतने दिनों में इन सबको पकड़ने के लिए she stalked, followed, pretended to be a health worker or election official, knocked thousands of doors. She met their grandmothers and cousins to get the details. There was no way she was going to leave any of them, despite what comes. This was for her daughter. तो वो तुरंत ही टैक्सेस के लिए निकल जाती है जब उन्हें एक दूसरे किडनैपर्स के बारे में टिप मिलती है जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे फूल बेच रहा था। वो उसे 1 साल से स्टॉक कर रही थी। ये किडनैपर कार्टेल ज्वाइन करने से पहले भी फूल बेचने का ही काम करता था। शी हैड हिज फोटो। वहाँ पहुंचकर वो सारे फूल वालों के बीच उसे खोजने लगती है, लेकिन उस दिन वो वहीं पास में सन ग्लासेस बेच रहा था और उनको देखते ही वो भागने लगा। मिसेस रॉड्रिगेज भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। माइंड यू, शी इज 56 राइट नाउ। वो उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे खींचकर उसके सर के पीछे गन लगा दी। मिसेस रॉड्रिगेज ने उसे धमकी दी कि अगर तुम थोड़ा भी हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। वो लगभग उसे 1 घंटे तक वहां पकड़ी रही जब तक पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट नहीं कर लिया। उनकी आखिरी टारगेट थी एक लेडी जो दूसरे शहर में एक फैमिली के लिए लिव इन नैनी का काम करने लगी थी। मिसेस रॉड्रिगेज ने उस घर पर कई दिनों तक नजर रखी, उस औरत के बाहर आने का इंतजार किया, दिन रात अपनी गाड़ी में बिताई and she had to even urinate in cups। जब वो औरत बाहर आई तो उसे पकड़ते समय भागते वक्त मिसेस रॉड्रिगेज का पैर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने उस औरत को अरेस्ट कर लिया और मिसेस रॉड्रिगेज को प्लास्टर लगवाना पड़ा। इन 3 सालों में मिसेस रॉड्रिगेज ने एक एक करके लगभग हर एक क्रिमिनल को पकड़ लिया था जो उनकी बेटी के किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे और इस वजह से वो बहुत फेमस हो गई थी। उनका ये करेज सबको इंस्पायर कर रहा था एंड एवरी फैमिली प्रेज्ड हर। लेकिन जितने ज्यादा लोग मिसेस रॉड्रिगेज को जानते गए, उनके लिए कार्टेल की रडार में आने का खतरा उतना ज्यादा ही बढ़ता गया। अब तक किसी सिटीजन ने कार्टेल की इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को चैलेंज नहीं करा था। किसी ने भी पुलिस के साथ मिलकर उन्हें जेल में डालने की हिम्मत नहीं करी थी। उसी बीच कई प्रिजनर्स जेल से भाग गए, जिसमें वो भी क्रिमिनल्स भाग गए थे जो कैरन की किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे और इसकी बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो मिसेस रॉड्रिगेज से रिवेंज लेने के लिए लौटने वाले थे। ये देखते हुए मिसेस रॉड्रिगेज ने गवर्नमेंट से पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करी, बट गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन। पुलिस पीरियोडिकली उनके घर और वर्क प्लेस पे पेट्रोलिंग करने आ जाती, बट दैट्स इट। वो इस समय अपने हस्बैंड के साथ वहीं रह रही थी जहाँ पहले उनकी बेटी कैरन रहती थी और मार्च 2017 को वही हुआ जिसका उन्हें डर था। मेक्सिको में मदर्स डे के दिन सुबह लगभग 10:30 बजे वो अपनी कार पार्क करके धीरे धीरे बाहर निकली। उनका पैर अभी भी हील नहीं हुआ था, तभी उनके पीछे एक कार आकर खड़ी हुई जिसमें वही प्रिजनर्स थे जो जेल से भाग गए थे। They fired 13 rounds। उनके हस्बैंड घर में अंदर टीवी देख रहे थे और गोलियों की आवाज सुनने के बाद वो तुरंत ही बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मिसेस रॉड्रिगेज की लाइफलेस बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी और उनका हाथ पर्स में था। She was going to take out her pistol। उनके मरने के बाद पूरा मेक्सिको शोक में पड़ गया। मिसेस रॉड्रिगेज सिर्फ एक फियरलेस मॉम ही नहीं बल्कि लोगों के लिए एक आइकन थी एंड कार्टर्स वेर अफ्रेड दैट शी कुड हैव बीन अ सीड ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट देम। गवर्नमेंट भी उनकी डेथ के बाद एक्शन में आ गई और तुरंत ही 2 कल्प्रिट्स को अरेस्ट कर लिया और एक की गन शॉट से डेथ हो गई। मिस रॉड्रिगेज ने कहा था कि मैं उसी दिन मर गई थी जब उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया था। मिसेस रॉड्रिगेज की डेथ के बाद भी पुलिस ऑफिशियल्स ने उनके द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन से एक और सस्पेक्ट को पकड़ लिया। उसने कैरन के अबडक्शन के बाद उसे बहुत टॉर्चर करा था और उसके बाद वो औरत टैक्सी ड्राइवर बन गई थी और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। Everyone, especially her family, was devastated by her death. Many gathered at her funeral and paid their respect. Police officers जिन्होंने उनके साथ काम किया था, they said that not everyone got along with her, but everyone had huge respect for her and her work, which she did all for her daughter.